किसानों की महापंचायत चल रही है और कृषि कानूनों के विरोध में चल रही किसान आंदोलन को धार देने के लिए देश भर के किसान आज मुजफ्फरनगर के जीएससी रोड पर पहुंचे हैं। मैदान में पहुंचकर वहां पर लगातार किसान जुट रहे हैं और किसान नेताओं ने बताया कि वो केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में महापंचायत कर हुंकार भरने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है और ये महापंचायत जीआईसी ग्राउंड पर हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 15 राज्यों से किसानों के जुटने का दावा किया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर भी जो लंबे समय से आंदोलनरत किसान थे वो भी वहां पर पहुंचे हैं। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए राकेश टिकैत खुद पहुंचे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। वहीं महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है और संयुक्त किसान मोर्चा का ये भी कहना है कि यहां जुटी भीड़ किसानों की ताकत दिखाती है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। लगातार पिछले 9 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, 10 महीने पूरे होने को है और किसान अभी भी सड़कों पर आंदोलनरत है। लगातार बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और इस बीच अब आज किसान महापंचायत यूपी के मुजफ्फरनगर में होने जा रही है, जो लगातार सुबह से ही यहां पर किसानों का जुटना शुरू हो गया था। खुद राकेश टिकैत भी मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो मंच से अपना संबोधन भी देंगे। उससे पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए भी राकेश टिकैत ने साफ तौर पर रणनीति की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे की रणनीति देश जिस तरीके से बिक रहा है उसको बचाने के लिए बनाई जाएगी और कृषि कानून रद्द होने तक संघर्ष जारी रहेगा। अब आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत जो खुद मुजफ्फरनगर से हैं, जब से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तभी से राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ आज जिस तरीके से वो पहुंचे उसके बाद उनका स्वागत किया गया और पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मीडिया से रूबरू होते हुए राकेश टिकैत ने तमाम बातें कही है, उसको देखते हुए लगता है कि आज इस महापंचायत से किसानों की ये महाहुंकार है और किसानों में ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर महापंचायत होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ जुटी है और किसानों का जत्था, किसानों का सैलाब यहां पर पहुंचा है। दावा किया गया है कि 15 राज्यों से ये किसान यहां पर जुटे हैं और 10 करोड़ से ज्यादा किसान, 10 लाख से ज्यादा किसान यहां पर मौजूद रहने की बात कही गई है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि महापंचायत में 300 से ज्यादा संगठन जो है वो शामिल होने जा रहे हैं, फिर चाहे वो महिला संगठन हो, छात्र संगठन हो या फिर मजदूर संघ, सभी ने इसमें सहयोग दिया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको मुजफ्फरनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर मंच के माध्यम से किसानों को संबोधित किया जा रहा है और सीधे किसानों में हुंकार भरी जा रही है। ये हुंकार किसानों की आप देखना होगा कि किस तरीके से किसान आगे जाकर अपनी रणनीति जो है उसको बनाएंगे। और आगामी आपको बता दें 15 सितंबर को जिस तरीके से भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, अब आप मंच से सुन रहे हैं, खुद यहाँ पर संबोधन दिया जा रहा है और किसानों में हुंकार और उनमें जोश भरने का काम किया जा रहा है। नेट बंद कर दिया, वो भी उनका डर झलकता है इस बात से। और मैं एक बात ये कहनी चाहता हूँ भाइयों, एक बात मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा और वो आपने समझने की बात है कि वो हमारी सरकार बातें बहुत ना करने लिए, लेकिन जितना समय उतने समय के हिसाब से उतनी बात करूंगा। आप लोगों को ये कह रही है बीजेपी सरकार कि हम लोगों ने देश के किसानों को 2000 रुपया एक तिमाही में देते हैं और पूरे साल में 6000 रुपया पर एकड़ देते हैं किसानों को। और इस बात को समझने की जरूरत है, सिर्फ वायदे से ये लोग मुकरे या भागे हैं। अगर आपका वो वायदा पूरा हो जाता है, अगर स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें लागू हो जाती है, तो मेरे भाइयों आपको 1 एकड़ के पीछे 70 से 80 हजार रुपया आने वाला है। वो आपका जो झूठ है आपको उसका दावना देकर और केवल 6000 रुपया साल का देकर लोगों के ऊपर ये एहसान जता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हम भिखारी नहीं है, हम अपना हक मांगते हैं, हमारा जो राइट बन
राज बनता था, इन्हीं का ही बनाया हुआ कमीशन जिसकी सिफारिशें लागू करने से ये लोग भागे हैं। अगर वो भी देते हैं तो किसान को 60 से 70,000 रुपया प्रति किला उसके घर आएगा। वो लूट रहे हैं ये लोग और केवल 6,000 रुपया देकर किसान को एक भिखारी के तौर पर रख रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं किसान को। और हम सब लोगों को आज यहाँ इस रैली से ये ऐलान करना चाहिए कि हमने लेना है तो अपना हक लेना, हमने भीख नहीं लेनी है, भले कुछ नहीं हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मंच से संबोधन किसान नेता दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम यहां पर फ्री में नहीं बैठे हैं, हम जब तक किसान जो कानून है वो रद्द नहीं हो जाते हैं, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। इसी के साथ आपको बता दें भी आज 10 महीने पूरे होने लगे हैं किसान आंदोलन को और 10 ही महीने का समय हो गया है जब आपको, क्योंकि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और इसी किसान आंदोलन की शुरुआत में राकेश टिकैत ने अपना घर छोड़ा था और वो बॉर्डर पर आकर किसानों के बीच बैठे थे। और आज एक बार फिर से वो मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर के राकेश टिकैत रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सुबह ही ये ऐलान कर दिया था कि वो मुजफ्फरनगर आएंगे, लेकिन वहां पर गलियारे से ही मंच तक जाएंगे और मुजफ्फरनगर की धरती पर पैर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि वो गलियारे से जाएंगे, यहाँ की धरती पर पैर नहीं रखेंगे, ना ही अपने घर वालों से मिलेंगे, मात्र दूर से उनको देखेंगे और अपने घर को भी निहार लेंगे। लेकिन ये काला पानी की सजा उन्होंने खुद को दी है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि आजादी का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तब जो आजादी के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको काला पानी की सजा दी गई थी और वो अपने घर नहीं जा पाए थे। इसलिए अब जिस तरीके से ये काला पानी की सजा एक तरीके से दी गई है किसानों को, और यही उन्होंने कहा है कि अब वो घर जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक वो घर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और कृषि कानून जो है उस पर वार्ता भी पिछले काफी लंबे समय से रुकी हुई है, क्योंकि किसान जो है वो बिना शर्त के बातचीत चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो सशर्त बातें करने के लिए आह्वान कर रही है। लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि जब सरकार बिना शर्त के बात करना चाहेगी तब हम जरूर बात करेंगे, और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, मंच पर राकेश टिकैत मौजूद हैं, वहां बैठे हैं वो, और कुछ ही देर में वो मंच से संबोधन भी देंगे और किसानों में हुंकार भी भरेंगे, किसानों में जोश भरने का काम आज किया जाएगा। आगामी रणनीति पर भी आज चर्चा होगी, ये पहले ही साफ कर दिया गया था। तो वहीं आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं जहां पर शिक्षा दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल ये आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज शिक्षक दिवस है और आज ही के दिन टीचर ऑफ द ईयर 2021 कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। सरकार द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है जिसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। तो मंच पर यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको उत्तराखंड से दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन भी देंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो अध्यापक होंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। युवा मुख्यमंत्री हैं, मैं कह दूं मैंने कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री पहली बार देखे हैं और उसका एक फायदा होता है कि यू गेट अ क्विक रिस्पॉन्स। अगर आप, मुझे काफी आशा है कि उत्तराखंड का आपके नेतृत्व में काफी गतिशीलता आएगी यहाँ के विकास के लिए। माननीय श्री शैलेश सिंह कुंडी जी, जो मेरे पहले मैं एमएलए साहब होता, धीरे धीरे मेरे मित्र हो गए हैं। और तो एक बार फिर से बात किसान महापंचायत की कर लेते हैं, क्योंकि आज किसान महापंचायत मुजफ्फरनगर में होने जा रही है, जहां पर मंच पर राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। और इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा था और सरकार को भी चेता दिया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कृषि कानून रद्द होने पर संघर्ष जारी रहेगा और आज की महापंचायत को अपार समर्थन भी मिलने वाला है। इसी के साथ उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि जल्द ही इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जगह जगह मीटिंग होगी और उसके बाद देशव्यापी आंदोलन इसे बनाया जाएगा।
तो इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष गोयल मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुजफ्फरनगर से, और सीधी तस्वीरें भी आपको उन्हीं के जरिए दिखाएंगे। फिलहाल आशीष, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आज महापंचायत होने जा रही है? राकेश टिकैत खुद मंच पर मौजूद हैं, किस तरीके के हाल? वो मौजूद है। जगह जगह से तमिलनाडु, पटना, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सभी जगह से किसान आए हुए हैं और लाखों की संख्या में इस समय भीड़ मुजफ्फरनगर के पंडाल में भरी हुई है। कुछ लोग तो पहुंच भी नहीं पाए क्योंकि रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगे हुए हैं और भीड़ इतनी हो गई कि यहाँ तक पहुंचने का उन्हें समय ही नहीं लग पाया। अब राकेश टिकैत फिलहाल मंच पर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि किसानों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि जो 3 काले कानून है उन्हें जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक लगातार आंदोलन जारी रहेगा, घर घर इस आंदोलन को पहुंचाया जाएगा। जी आशीष, मौके पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर किसान भी आपके साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करिए। और देखिए, जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से 9 महीने से ज्यादा का समय हो चला है, किसान सड़कों पर बैठे हैं। आखिर कब वो समय आएगा जब जो किसान है वो भी घर वापसी करेंगे और कानूनों को रद्द सरकार करेगी, ये जानना अहम हो जाता है। किसानों का क्या कुछ रुख है और आगे 25 सितंबर की क्या कुछ रणनीति है भारत बंद की, ये भी बताएं। जी देखिए, मैं आपको बात करना चाहूँगा, कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इस समय बैठे हुए हैं और मैं बात करना चाहूँगा। जी, आपका नाम बताइए, किस तरह का कानून जो कानून लगा हुआ है उससे क्या चाहते हैं, किस तरह के हम चाह रहे हैं कब तक कानून चलता रहेगा, कानून खत्म भी हो कब तक चलता रहेगा, कितनी भीड़ इस समय यहाँ मौजूद है, क्या कहना चाहिए? ओवर तो कम होने का नहीं, कई मामला ज्यादा ही ज्यादा रहेगा, 25 में से ज्यादा होगा। देखिए, किसानों की राय कोशिश करिए, इनसे जानने की कोशिश करिए कि 25 सितंबर भारत बंद का आह्वान किया गया है, भारत बंद में किस तरीके की रणनीति रहेगी, क्योंकि खुद राकेश टिकैत ये साफ कर चुके हैं कि आज ही के दिन पूरी रणनीति तैयार कर ली जाएगी। किस तरीके से भारत बंद जो है उसका समर्थन किया जाएगा? आपका नाम? आमिर। अमित, बताइए, जो 25 तारीख को भारत बंद की रणनीति तय की गई है, टिकैत परिवार की ओर से क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए सर, जैसे आंदोलन चलता आ रहा है काफी समय से, दिल्ली बॉर्डर पे भी किसान बैठा है, केंद्र सरकार उनकी नहीं सुन रही है। कई बार इस बात को कई बार आगे भी बढ़ाया जा चुका है, कई मीटिंगें हो चुकी हैं। जिस प्रकार से आज फिर कई महीने बाद, आज कोरोना काल के बाद आज यहाँ मुजफ्फरनगर में पंचायत का आयोजन हुआ, जिसके बाद आज 25 सितंबर को एक और भारत बंद का बुलाया गया है। तो ये केंद्र सरकार के विरोध में बुलाया जा रहा है। केंद्र सरकार अगर मान ले तो ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों सरकार ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करती है? अगर सरकार रद्द कर दे तो भारत बंद भी ना हो, इतने सब लोग परेशान ना हो। व्यापारियों ने आज बंद किया हुआ है, पूरा देश शहर आज बंद है, मुजफ्फरनगर पूरा शहर के अंदर बंदी छाई हुई है, आम जनता परेशान है। ये केवल एक इस वजह से कि सरकार नहीं सुन रही है। जी, 25 तारीख में जैसे भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें क्या रणनीति रहेगी किसानों की? किसानों की रणनीति, संयुक्त किसान मोर्चा है, आए हुए हैं सभी पदाधिकारी आए हुए हैं। आप आज शाम को गाइडलाइन जारी हो जाएंगी, क्या भी रणनीति रहेगी, जो भी होगी किसान को स्वीकार होगा। आज हम सब यहाँ किसान परिवार इकट्ठा हुआ है सिर्फ इसीलिए कि सरकार को पता चले, जो कहते हैं ना कि मुट्ठी भर किसान केवल बॉर्डर पे बैठा है, केवल मुट्ठी भर किसान, उनके मुंह पर तमाचा है आज ये महापंचायत उन लोगों के मुंह पर तमाचा। क्या देखेंगे और आशीष देखिए, इनसे जानने की कोशिश करिए। अगर आप देखें इसे 2022 के इलेक्शन से अगर जोड़कर देखें। जी आशीष, देखिए, जिस तरीके से ये तस्वीर है, खुद किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि आज बीजेपी को पता चल जाएगा कि कितने किसान हैं, मुट्ठी भर किसान जिन्हें कहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत को वो राजनीतिक बता देते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे जो राकेश टिकैत है किसान नेता, वो पहुंचे और उसके बाद उनका बेहतरीन तरीके से अभिनंदन किया गया, ये काफी सराहनीय है। और इनसे जानने की कोशिश करिए कि राकेश टिकैत जिनको राजनीतिक मात्र बता दिया गया है, उसी राजनीतिक जो शख्स है उसका इतने जोर शोर से स्वागत किया गया और अब जो वो रणनीति बनाएंगे उसी पर आगामी कार्रवाई होगी। जी, आपका नाम? जोगिंदर। बताइए, किस तरह की जो राकेश टिकैत जी है, उन्हें कुछ लोग राजनीति बता रहे हैं, कुछ लोग किसान हित में बता रहे हैं, किस तरह की रणनीति वो बना रहे हैं, क्या किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं? वो सिर्फ लोगों को ये समझा रहे हैं, अगर राजनीति किस तरह आम जनता को, आम लोगों को किस तरह इनका खून चूस रही है और राजनीति से किस तरह हमारा शोषण हो रहा है, किस तरह की हमारे देश की राजनीति होनी चाहिए। और राजनीति को ऊपर थोड़ा में राजनीति से हम राजनीति वाले को ऊपर उठाते हैं, राजनीति हमारे हाथों से है, न कि राजनीति से हम
यानी कि राकेश टिकैत राजनीतिक नहीं है। राकेश टिकैत एक हमारे संगठन के नेता हैं और बगैर नेता के संगठन नहीं चलते। ये पूरे देश के मान्यवर, पूरे मान्यता प्राप्त नेता हैं, किसानों के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दुकानदारों के, गरीब किसानों के, मजदूरों के, दुकानदार सबके। एक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 5% लोगों की पार्टी है। क्यों है? ये पूंजीपतियों की पार्टी है। जिस तरह अटल बिहारी के टाइम एक चोटी का नेता अमेरिका में बैठा रहता था, इसी तरह ये मोदी के टाइम भी एक नेता अमेरिका के हाथों में रहता है। हमारा देश रूस की बदौलत विकास कर रहा था, गरीब देश है। ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों के हाथों में बेचना चाहते हैं। गरीब आदमियों को जाति पाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ा रहे हैं। वो हमें आम जनता को समझ में आ चुका है। हम इस तरह की बौखलाहट से अब दूर होंगे। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं और हम सब समझ चुके हैं। लोगों को बकाने के लिए ये उछाल रहे हैं। आप देख लेना, 2-3 महीने की बात रह रही है। राकेश टिकैत खुद एमएलए नहीं बनेंगे, लेकिन हम गलत आदमी को बनने भी नहीं देंगे। ये न समझो किसान राजनीति में नहीं आना, हमने देख लिया गलत आदमी को आने भी नहीं देंगे। यानी कि 2022 पार्टी को आने भी नहीं देंगे। यूपी में योगी सरकार है, 2022 में हम छलनी लगाएंगे। जाना मोटा जो बड़ी आदमी होगा वो क्षण के ऊपर आएगा और किसान मजदूर जो देख रहा है, जो उसके हक्का होगा उसको वोट देंगे, न कि हम किसी एक पार्टी से चिपक रहे हैं। देखिए मुस्कान, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार अभी एक नई अपडेट आई है। जो मंत्री है, भाजपा सरकार में विधायक है, उन सबके चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी ठीक है आशीष, देखिए ये काफी ऐतिहासिक तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि जिन किसानों को कहा जाता था कि ये मात्र किसान नेता है, ये राजनीतिक लोग हैं, वही आज आम किसान सड़कों पर खड़ा है और ये काफी ऐतिहासिक तस्वीर कही जा सकती है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका पड़ता है जहां पर आप अभी मौजूद हैं और यहाँ ये जो किसान है, किसानों का सबसे ज्यादा दबदबा है यहाँ पर, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां पर किसान सबसे ज्यादा है। और यही किसान जब ये बात कह रहे हैं कि आगे आने वाले चुनावों में खुद राकेश टिकैत मौजूद होंगे और कहीं ना कहीं सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किस तरीके का खामियाजा ये हो सकता है ये भी जानिए। और जिस तरीके से आगामी चुनाव है, उन चुनावों में किस तरीके से किसानों की रणनीति रहेगी ये भी बताइए। जी जी, आपका नाम? रमेश मलिक। बताइए, जैसे कृषि कानून बिल लाए हैं भाजपा सरकार, अब 2022 और 2024 में जो इलेक्शन होगा भाजपा का, उसमें किस तरह की किसानों की रणनीति रहेगी, क्या निर्णय आएगा? नई रणनीति रहेगी। बीजेपी वाला जो गाँव में भी आंटे गया ना, लठा गिला टूटेगा, ठीक है, वो तो टाइम जा लिया। ये सारे पाकिस्तानी बढ़ रहे जितने तीनों, योगी भी, खट्टर भी और मोदी भी, ये सारे पाकिस्तानी तीनों। देखिए 2022 का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, जिस प्रकार से 2014 से पहले हम महापंचायत हुई थी लंगला मदौड़ के अंदर, तभी बीजेपी सरकार ने सेंटर में पावर हासिल की थी। उसी प्रकार से आज 2021 में आज यहाँ मुजफ्फरनगर में दोबारा से महापंचायत हो रही है। ये मील का पत्थर साबित होगी 2022 का चुनाव हराने में बीजेपी को और 2024 का लोकसभा चुनाव हराने में। चलिए, हम और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? कुलविंदर सिंह। आप कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं। देखिए किस तरह की जो सरकार ने काले कानून लाए हैं, बिल लाए हैं, उस पर किस तरह की रणनीति अगले इलेक्शन में रहेगी? क्या अपनी सरकार को बनाना चाहेंगे? किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार तो आप मान लो, जो बीजेपी सरकार तो आएगी नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं आएगी। इसीलिए तो इतने किसानों का इकट्ठ देख लो कितनी दूर दूर से, हम 400 किलोमीटर से आए हैं पंजाब से। इसीलिए तो आए, अपने किसान अपने हकों के लिए आए हैं। दिल्ली में हम 9 महीने से बैठे हैं, अपने हकों के लिए बैठे हैं, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही। अब कोई भी सरकार, हम इसी को, कोई भी किसान इसको वोट नहीं देगा। खाली किसान है, कोई मजदूर नहीं देगा, कोई दुकानदार नहीं देगा, सबका इन्होंने कारोबार फेल कर दिया। यानी कि 2024 के इलेक्शन में भाजपा का पूरा सुपड़ा साफ हो गया, पूरा सफाया हो गई, बिल्कुल सफाया होगा। आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 आशीष, देखिए ये तस्वीर भी यहाँ पर साफ होते नजर आ रही है। जो कहा जाता था कि मात्र 1-2 राज्यों के जो किसान हैं वही इस आंदोलन में है, उनको भी भरपूर समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन आज लाखों की संख्या में यहाँ किसान मौजूद हैं। और देखिए ये किसान खुद बता रहे हैं कि ये पंजाब से आए हैं। जानने की कोशिश करिए कि कितने जगह से किसान, कितने राज्यों से यहाँ पर मौजूद हैं और तादाद कितनी हो सकती है। जी जी, बिल्कुल जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? नाम है सुरेश पाल। कितनी जगह से, पूरे भारत से कहाँ से लोग आए हुए हैं? कोई प्रांत बच रहा होगा, मेरे हिसाब से तो सारे प्रांतों के लोग आए हुए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान,
गुजरात सारे आए हुए हैं। हाँ, सारे ही आए हुए हैं करीब करीब। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हाँ, हैं। सभी मौजूद है और सभी मजदूर तबके के आदमी है, वैसा तो कोई है नहीं। करीबन कितने लोग यहाँ पर सभी प्रांतों से आए हुए हैं? करीबन ज्यादा भी नहीं, 15 लाख लोग तो हो ही नहीं करीब करीब। जी मुस्कान जी। आशीष, कैमरामैन के जरिए एक बार नजारा भी जरूर दिखाएं, जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ किसानों बिल्कुल की बिल्कुल देखने को बिल्कुल, मिल मैं रही चाहूंगा है, ये अपने नजारा भी सहयोगी से देखने कि अहम दिखाए होगा। किस तरह का नजारा है। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जिन लोगों को रास्ते में रोक लिया गया था वो भी इस समय पहुंचते जा रहे हैं जगह जगह। पूरी भीड़ इस समय, जनसैलाब पूरा मुजफ्फरनगर को घेरे हुए है। पूरे किसानों ने मुजफ्फरनगर कब्जा कर लिया है। इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरा बाजार एकदम भरा हुआ है, हर जगह खचाखच भीड़ है। चाक चौबंद व्यवस्था भी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी ढीली लचर नजर आ रही है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से दूर दराज से लोग गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रेनों के रास्ते आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ट्रेन भी रद्द कर दी गई। देखिए पंजाब से भी कुछ लोग आए हुए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ किस तरह आए हैं, क्या व्यवस्था रही। जी आपका नाम? आप कहाँ से आए हैं? पटियाला से। पटियाला से, पंजाब से। किस तरह आए हैं, क्या व्यवस्था रही है? हम किसान रैली में आए हैं, जो वहाँ पर क्या हुआ है। किस तरह आए हैं, क्या साधन से आए हैं? बस से आए हम। बस से आए हैं। किस तरह की दिक्कत परेशानी किसी कोई परेशानी सीधा आए हैं? कोई किस तरह का, जैसे आप यहाँ मुजफ्फरनगर घुसे हैं तो कितना लोग आपको दिख रहा है? लोग तो गिनती नहीं, लखा गिनती में है। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं है। किस तरह की लंगर की सुविधा जो लंगर तो बहुत गुरुद्वारा में हर कहाँ पर भी लगा हुआ है। बहुत बड़ा यूपी वालों ने बहुत बड़ा हमारा साथ दिया है। हम यूपी के साथ हैं। टिकायत साहब ने हमारे को बुलाया, हम पहुंचे हैं। मुजफ्फरनगर की जनता ने जिस तरह का सहयोग किया है, हमारे पर फुल्ला की वर्षा हुई है। फुल्ला की वर्षा मुजफ्फरनगर वालों ने हमारे पास फुल्ला की वर्षा करी है शामली में, जब हम शामली में रोड पर आ रहे थे। आशीष एक लास्ट रिएक्शन इन सबसे जानने की कोशिश करिएगा। आशीष एक आखिरी रिएक्शन जानने की कोशिश करिएगा, क्या मात्र आंदोलन, ये जो किसान कृषि कानून है, मात्र यही रद्द होने पर सहमति बन पाएगी? क्या इससे कम में सहमत नहीं होंगे किसान? क्या रणनीति है किसानों की? क्या मात्र कानून रद्द होने पर ही घर वापसी होगी? क्या इससे कम में समझौता हो सकता है? जी, क्या आपका नाम? राजेंद्रपाल सिंह पटियाले तो बताइए, जो कृषि कानून रद्द होने पर ही समझौता होगा या उससे पहले ही अगर जो कुछ समझौता हो जाता है तभी आप हटेंगे? जिन्ना चਿਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ के पास नहीं है। कानून रद्द करवाने वास्ते सारा कुछ प्रबंध है। ये तो महाशक्ति दिखा रहे हैं, कैद साहब ने बुलाया सबको, सब आ रहे हैं इधर। और इथों की जो संगत है उन्हें बहुत साथ दिया है, लोगों का साथ दे रहे हैं, लंगर का साथ जो प्रबंध किया है, आने जाने में कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं है। ये काले कानून नहीं हटेंगे तब तक आप उन्हें भी नहीं हटेंगे। सब सड़कों पर चल रही है, सभी दुनिया चल रही है। कितने लोग पंजाब से आए हुए? पंजाब से जो हमारे उधर शताने से आए हैं, तो 15 बसें उधर से आई हुई हैं, तो पूरे पंजाब से बहुत बसें आई हुई हैं। लोग आपको अपने साधन पर, मोटरसाइकिल पर, कारों पर, बहुत ज्यादा जनता जी है वो इधर मतलब पहुंची हुई है, बेअंत लोग ने। तो मुजफ्फरपुर की जो संगत है वो बहुत साथ दे रही है, लोगों का रास्ता दसने में, पानी पीने के लिए, लंगर में बहुत पूरा साथ दे रही है। जी मुस्कान, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ से किसान इस समय यहाँ मौजूद ना हो। जी ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों पर आप अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिएगा, इन तस्वीरों पर, क्योंकि जिस तरीके से आज महापंचायत होने जा रही है, ये महापंचायत और ये तस्वीरें ऐतिहासिक है, क्योंकि सबसे बड़ी महापंचायत यहाँ पर होने जा रही है। और किसानों की महापंचायत आज मुजफ्फरनगर में हो रही है और इसको लेकर के तमाम सारे नेता, तमाम सारे किसानों का जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। लाखों की संख्या में किसान वहां पर मौजूद हैं। आज मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और जहां पर किसान अपनी ताकत का एहसास आज सरकार को कराने का ये बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये महापंचायत अब तक के किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत साबित होगी और इसके बाद भी लगातार महापंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा। 18 महापंचायत ऐसे ही उत्तर प्रदेश में किए जाने का निर्णय लिया गया है किसानों के द्वारा और किसान इन महापंचायतों के जरिए सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, क्योंकि लगातार सरकार जिस तरीके से किसान बिल लाने के बाद अपने बात पर अडिग है, वो इन किसान बिलों को वापस करने की बात नहीं स्वीकार रही है और किसान है कि लगातार डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो ये मांग कर रहे हैं कि इन कृषि कानूनों को वापस किया जाए, लेकिन
सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती नजर आ रही है और किसान लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ये भी कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी ये भी कहना है, नेताओं का ये कहना है कि ये चंद किसान हैं जो किसान नहीं है, दरअसल वो केवल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। असली किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। लेकिन आज किसानों ने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए इस लाखों की भीड़ इकट्ठा कर दी है, लाखों की संख्या में किसानों को इकट्ठा कर दिया है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर किसान महापंचायत में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं और किसान महापंचायत का उद्देश्य क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस किसान महापंचायत में मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया है, जहां पर आज बड़ी संख्या में किसान का जनसैलाब उमड़ा है। किसानों की अब तक की सबसे बड़ी महापंचायत बताई जा रही है और ऐसी ही महापंचायतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 15 राज्यों के किसानों का ये जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है और बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा किसान संगठन इस महापंचायत में भाग लिया है और इसके साथ ही राकेश टिकैत के साथ ही तमाम बड़े किसान नेताओं का इस महापंचायत में संबोधन होगा। चप्पे चप्पे पर पहरा है पुलिस के, हजारों जवान तैनात हैं, 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा के मद्देनजर। ड्रोन और सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है महापंचायत की, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न होने पाए। हालांकि बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों के दर्द को समझने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अपने बीज का ही खून है और किसानों के दर्द को समझना चाहिए। तो 15 राज्यों के उमड़ा है इस महापंचायत में जनसैलाब किसानों का। 300 से ज्यादा किसान संगठन महापंचायत में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही राकेश टिकैत समेत तमाम बड़े किसान नेता हैं जो किसानों का संबोधित करेंगे। तो 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को उधार देने के लिए देश भर के किसान मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में जुट रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे और रामपाल जाट जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लगातार किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन के जरिए रामपाल जी आप अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि इस महापंचायत के बाद सरकार के कानों में जूं रेंगेगी? योगेश जी, किसानों की ताकत उसको तो एहसास कराने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। बिना किसानों के न कोई सरकार चला सकता, न कोई सरकार बना सकता। तो किसान ही जिन्होंने सरकार बनाई है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। और आज जो सरकार किसानों ने बनाई वही सरकार है किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए बरसात, सर्दी, गर्मी ये सब झेलते हुए, कष्ट पाते हुए किसान आंदोलन पर है देश भर का। हम भी आज 63वां दिन है, प्रतिदिन गिरफ्तारी और अभी हमें पुलिस थाना संसद मार्ग नई दिल्ली पर जंतर मंतर पर हमारा चल रहा सत्याग्रह। तो लोग लड़ रहे हैं, पूरे देश के किसानों की आवाज है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी घोषणा सरकार करती है वह मूल्य तो किसानों को मिलना ही चाहिए। और इसके लिए हमारे केंद्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। तो हम यही कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हो था, है, रहेगा, तो इसका कानून क्यों नहीं बना देते? तो कानून बना दो तो किसानों को उनकी उपज की खरीद की गारंटी मिल जाएगी।
अन्यथा आज तो राजस्थान में बाजरा पैदा होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपए, किसान को बेचना पड़ता है 1100, 1200, 1300 में। इसी ढंग से मक्का, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1650 होते हुए भी किसानों को बेचना पड़ा था कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000 में। यही स्थिति मूंग की, यही स्थिति गेहूं की, ये सब फसलों की यही स्थिति है। और देश भर में जब न्यूनतम समर्थन घोषित होता है तो ये घोषित करने वालों का दायित्व बन जाता है कि वे किसानों को उपलब्ध भी कराए। बिना खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की कोई सार्थकता नहीं है, ये निरर्थक है। और यही बात किसानों को अखरने वाली है। पूरा देश का किसान इसके लिए आंदोलित है और सरकार है कि स्वयं इसको मानते हुए भी इस काम को करना नहीं चाह रही। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, 2011 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस समय केंद्र की ओर से जो समिति बनी उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने स्वयं ने जो रिकमेंड की, तो अनुशंसा की कि किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य तभी मिल सकते हैं जब उसके लिए कानून बनाया जाए। तो हम तो कहते हैं जो आपने 2011 में आपने अनुशंसा की, आपकी अनुशंसा को अब तो आप माननीय प्रधानमंत्री हो, आप लागू कर दो ना भाई, इसमें काहे का कोई झगड़ा है। और ये कई बार कहते हैं कि साहब किसान वार्ता नहीं करना चाहते। अरे भाई, जब आप कानून लाए थे 5 जून को, किन किन से आपने वार्ता की थी? तो जब आप बिना वार्ता के कानून ला सकते हो तो ये कानून ले आओ ना बिना वार्ता की। इसमें किसी की कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि सरकार किसानों को देखे। आज सबसे बुरी स्थिति में वो किसान है, उसको अपना लागत के दाम भी नहीं मिल पाते। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। अरे लागत दे दो तो भी हम तो ये मानेंगे कि चलो हमें लागत तो मिल रही है। तो हमको जो संविधान में लिखा है कि किसानों को उनके श्रम का मूल्य दिया जाएगा, वो श्रम का मूल्य भी नहीं मिल रहा, पसीने के दाम भी नहीं मिल रहे। पसीने के दाम की तो बात कर रहा है किसान। ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए। और सरकार है कि सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। प्रदीप भटनागर जी, आपने सुना कि रामपाल जाट जी ने कहा है कि उनका समर्थन मूल्य की जिस तरीके से मांग की जा रही है, सरकार उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लगातार ये अभी तक कहते नजर आए हैं कि ये चंद किसान दरअसल किसान नहीं है, लेकिन आज मुजफ्फरनगर में ये जो किसानों का जनसैलाब उमड़ा है, तो क्या अब भी आप यही कहेंगे कि ये चंद किसान है? क्योंकि आज तो ये लाखों की संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, कुछ चीजें पूरी कर दूं रामपाल जी की। देखिए, जो किसान है ये हमारी दिनचर्या है जिंदगी की। ये नहीं तो दिनचर्या नहीं है, हम नहीं है। हम तो नमन और नतमस्तक करते हैं किसानों को, मगर जो उनके नेता बैठे हैं ना, वो इन चीजों पर गौर नहीं कर रहे। देखिए, मैं अभी सुन रहा था, पूरे ध्यान सुना रहा मैंने रामपाल जी को मैंने, और बिल्कुल उन्होंने बहुत टेक्निकल बात करी, बड़ी अच्छी बातें करी और सुना मैंने। देखिए, आज जो जितने किसान मुजफ्फरनगर में एकत्रित हुए हैं, मैं तो उनका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं और मैं तो उन्हें नमन करता हूँ। आज पूरे देश भर से आए हैं और मेरा उत्तर प्रदेश भी कृतार्थ हो गया उनके आने से। मगर आप मंच पे अगर देखेंगे तो जितने मंच पे बैठे नेता सब राजनीतिक टाइप की बातें कर रहे हैं। कोई किसान हित की बात तो कर रहा है मगर पूरी नहीं कर रहा है, पहले चीज। दूसरी चीज, जैसे अभी न्यूनतम मूल्य की बात चल रही थी, क्या ये नहीं पता रामपाल जी को, जब कोई चीज आप बेचने जाते हो, उसकी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि न्यूनतम मूल्य ना तो खत्म होगा और ना जो है वो चलता रहेगा। आप कभी ये बताइए कि कोई भी चीज आप बाजार में खरीदने जाते हैं, उसकी गुणवत्ता के अनुसार से खरीदते हैं आप उसको। जो आप ये नहीं बताएंगे हर जितनी फसल हुई है सारी एमएसपी पे खरीदी गई है और उनकी गुणवत्ता के हिसाब से। मैं भी अगर कोई चीज लेके जाऊंगा, अगर मैं सेब भी लेके जाऊंगा, छोटे सेब का, बड़े सेब का, हर सेब का रेट मुझे अलग मिलेगा, मगर जो क्वालिटी का रेट है वो एक्चुअल किसानों को मिलता है और उस पर प्रतिबद्ध है। और अभी मक्का का जिक्र कर रहे हैं, कहाँ मिलता है? आप नेट पर मक्के का आटा खोज सर्च मान लीजिए और वैसे आप मक्का खरीदने जाइए, किसान से क्या रेट मिलता है। आप कहाँ जी रहे हैं? आप नेट पर सर्च तो मारिए, आप ऑनलाइन मंगाइए तो कुछ। और आप ये कह रहे हैं किसान नेता, वहां पर जिस तरीके से किसान नेताओं पर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, वहां पर आज मुजफ्फरनगर में अलग अलग राज्यों से
किसान पहुंचे हैं, वो असली किसान होंगे तभी वहां पर पहुंचे हैं ना, चाहे तमिलनाडु से हो, नहीं, मैं 15 तो हाँ राज्यों कर से रहा हूँ, वहां मैं पर तो बोल पहुंचे रहा हूँ हैं, आपको, 15 राज्यों मैं से तो हाँ किसान कर रहा वहां हूँ, पर बोल रहा पहुंचे हूँ हैं, मैं तो। किसानों का दर्द होगा तभी तो आज वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, मैं तो खुद नमन करता हूँ उनको, जितने आज पूरे देश भर से आए। मैं तो खुद उत्तर प्रदेश के अंदर आगमन पे मैं खुद उनका स्वागत करता हूँ, मैं तो ऐसे नहीं है। मगर जिन चीजों पे समझाना और करना है, उन चीज पे राकेश टिकैत जी अड़िंग है, उन चीजों पे आ नहीं रहे। आप वार्ता तो बिल्कुल तैयार है करने के लिए, मगर शर्तों पे। नहीं, आप नरेश इन टिकैत चीजों जी को का ओपन नहीं नरेश कर रहे, टिकैत जी आप का बैठ के बयान बता आया नहीं है, रहे। नरेश टिकैत जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर राजनाथ सिंह मध्यस्थता करते हैं, वो वार्ता करते हैं, तो ये जो पूरा मामला है ये सुलझ सकता है। तो क्या अब राजनाथ सिंह आएंगे आगे बात करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए? देखिए, राकेश टिकैत जी क्या कर रहे हैं, और सॉरी नरेश टिकैत जी क्या कर रहे हैं, ये उनके विचार हैं। मगर जो केंद्र समिति जो पैनल बनाएगी, जो भी होगा वो अपने केंद्र समिति का काम है। इस विषय में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए, एक बार वार्ता तो माननीय राजनाथ सिंह जी भी कर चुके हैं, मिल चुके हैं इनसे, मगर उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। आज नरेश टिकैत जी जो मंच पे कह रहे हैं, या आपके माध्यम से पता लग रहा है, मैं कह रहा हूँ इस चीज को बारे पहले भी आदरणीय राजनाथ सिंह जी बैठ चुके हैं, और इस विषय को लेके, और जब ये भी कही, उन्होंने भी कही कि भाई आप इसको अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए रोक देते, आप सोच लीजिए, फिर वार्ता कर लेंगे। आपने उन तक की नहीं मानी, आपने प्रधानमंत्री जी की नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी आपने। अरे भाई, अगर 18 महीने, अगर 1.5 साल इस कानून को रोक देते, आगे क्या होता क्या नहीं होता, कम से कम इस चीज को देखिए। मगर इस चीज को देखिए कि कहीं क्या राजनीतिक फायदों को लेके कुछ लोगों ने जो पीछे जो पुश कर रखा है, उन चीजों पे जाना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल किसान आया है, पूरे प्रदेश भर का किसान आया है, देश भर का किसान आया मुजफ्फरनगर। मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा, बिल्कुल भी हाँ करूंगा। ठीक है, मगर उन चीजों को आप अपने मंच पे क्लियर करिए कि भाई काले कानून है, कानून में काला क्या है। अरे सफेद क्या है, आप ही बता दीजिए। उन कानूनों में किसान तो यही पूछ रहा है कि सफेद क्या है। पहली चीज तो ये बताइए ना कि किस कानून में लिखा है कि आपकी जमीन चली जाएगी। बताइए ना खड़े होके, कहाँ लिखा है कि आपकी जमीन चली जाएगी, आपकी जमीन का नाम नहीं। रामपाल जी ने तो अभी कहा, रामपाल जी ने तो अभी कहा कि जब प्रधानमंत्री जो अब नरेंद्र मोदी जी हैं, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो इसके समर्थन में थे कि जो एमएसपी है उस पर कानून बने। और अब आज वो प्रधानमंत्री बन गए, जब उनके हाथ में पूरी सत्ता है, उनके हाथ में निर्णय लेने की पावर है, क्षमता है, तो आज वो कानून क्यों नहीं बन पा रहा है? मैं आप बिल्कुल बताता हूँ। बिल्कुल देखिए, ऐसा है, ये जो चीजें बात कर रहे हैं जिस कानूनों की, वो छोटे किसानों को तो साथ ले कम से कम, जिनको फायदा चाहिए, जिनको मूल्य चाहिए। ये जो बड़े किसान हैं, क्या 100 बीघे जमीन के मालिक हैं, उन चीज को देखिए ना आप। छोटा किसान की तरफ कोई नहीं देखता। मैं छोटे किसान की बात करता हूँ तो जवाब नहीं देता कोई भी। मैं तो उसकी बात करता हूँ जो धान बेचारा 10 बोरी, 50 बोरी, 100 बोरी, 100 बोरी तो खैर बहुत बड़ी बात है उसके लिए। वो 5 बीघे, 8 बीघे में, 10 बीघे में उगाता है फसल, अपने गेहूं उगाता है, धान उगाता है, जो कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाता मंडी तक, और उसे पहले ही दलाल खरीद लेते हैं। अब उसको चीजों पर नहीं जा रहे बारीकी से, जो बीच के दलाल खत्म करने हैं, वो ये खत्म नहीं होने देना चाहते। प्रदीप भटनागर जी, आपको शायद पता नहीं है, 5 बीघे वाला किसान कभी फसल को लेकर के मंडी जाता नहीं है, अपवाद चाहे जो निकल आए। आपको बता दें, 5 बीघे वाला किसान घर पर अनाज इकट्ठा कर लेता है, और उसके गांव और पास पड़ोस में जो भी खरीदार होता है उसको 1 कुंटल 2 कुंटल बेच देता है, कुछ पैसे उसको मिल जाते हैं ताकि वो आने वाली अगली फसल के लिए उसके पास पैसे सिंचाई के लिए मिल सके। बाकी वो कृषि मंडी, किसान जो अनाज की मंडी होती है, वहां वो बेचने नहीं जाता है। कुछ फसल को वो अपने पास एकत्रित रखता है, जब उसका बच्चा बीमार होता है, कभी कोई मुसीबत पड़ती है उसके ऊपर, तो उस अनाज को वो बेच करके अपने काम को पूरा करता है। आप शायद आपको ये नहीं बात मालूम होगा। ठीक है, रामपाल जी से जवाब ले लेते हैं। रामपाल जी, आप छोटे किसानों के साथ बड़े बड़े किसानों दोनों तरफ देखिए ना, सरकार तो आपके हित की बात सोच रही है। अभी प्रदीप जी बता रहे हैं कि किसानों का वो सम्मान करते हैं। आज किसान आए, हालांकि इसके पहले तक वो किसान नहीं मानते थे, इन जो धरना प्रदर्शन में किसान मौजूद थे, लेकिन आज जो किसान मौजूद हैं उनको वो नमन करते हैं और किसान मानते हैं। आखिर समस्या कहां आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ जी की मध्यस्थता की बात की जा रही है, इसके पहले भी वो वार्ता कर चुके हैं, आप सुनते ही नहीं उनकी बात, और एक बार आप फिर से बयान आया है नरेश टिकैत जी का। योगेश जी, ये जो मध्यस्थता की बात कही जा रही है, मध्यस्थ वो होता है जो बराबर की हैसियत का हो। श्रीमान राजनाथ सिंह जी तो एक कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में, इसलिए उनकी मध्यस्थता की बात कैसे हो सकती है? फिर भी यदि वो करें तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं,
क्योंकि जब हमने 2012 में एक कानून बनाया एमएसपी का, उसका एक चैप्टर श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने लिखा था। उनका रामपाल जी ये चैप्टर तो मैं लिखूंगा, किसानों की सुनिश्चितता कैसे होगी, उनके हाथ का लिखा हुआ है। और वो जो हमने प्रारूप बनाया विधेयक का, उस विधेयक के प्रारूप के आधार पर जो निजी विधेयक लोकसभा में आया 8 अगस्त 2014 को, पूरी लोकसभा ने उसे सर्वसम्मत रूप से विचारा स्वीकार किया है। तो ये इनके सामने ही बात, तो इसलिए राजनाथ सिंह जी करें, प्रधानमंत्री जी करें, कोई भी करो, हम तो तैयार हैं सभी के लिए। इसलिए हमारे लिए तो सब ठीक ही है। हम तो ये कहते हैं जो लीडर होता है, आज लीडर है सरकार के प्रधानमंत्री, इसलिए अच्छा हो प्रधानमंत्री जी को राजनाथ सिंह जी को बैठा दे, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, किसी और को बैठा दे, लेकिन निर्णय तो प्रधानमंत्री स्तर पर ही होगा ना। और हमारी इस विषय में 25 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी, जब राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर कूच किया था दिल्ली के लिए। उस समय भी इन्होंने इसकी हाँ की थी प्रधानमंत्री कार्यालय में कि हाँ हम ऐसा कानून बनाएंगे। और 2016 को भी 5 वर्ष हो गए, फिर 17 सितंबर 2020 को श्रीमान कृषि मंत्री तोमर साहब के साथ हमारी 2.5 घंटे चर्चा हुई उनके बुलावे पर। तब भी हमने उनको प्रारूप भी दिया और ये कहा कि ये प्रारूप है, इसमें जो भी आपको घटाना बढ़ाना कर दो और ये कानून किसानों के लिए बना दो। उसको भी 1 वर्ष होने को जा रहा है, उसमें भी ध्यान नहीं। इसलिए हम तो चाहेंगे कि सरकार अपनी ओर से स्वयं ही इनिशिएटिव लेकर ये कानून ले आवे ना, जिससे पूरे देश के किसानों को उनके उपजों का दाम मिल जाएगा। और एक जो बात आई अभी, छोटे किसान और बड़े किसान, आपकी जानकारी के मैं बताना चाहूंगा, कृषि गणना 2011, उसके बाद 2016, उसका आप आंकड़े देखो, उन गणना के अनुसार देश में जिसको बड़ा किसान कहते हैं वो तो 0.01% है, 86.6% तो लघु और सीमांत किसान है। हम जो बात कर रहे हैं वो लघु और सीमांत की बात कर रहे हैं योगेश जी। और आपने कहा कई किसान ऐसे हैं जिनका जो अनाज कम पैदा होता है वो बार बार अपना अनाज बेचकर अपने घर का खर्च चलाता है, तो उसको उसके पसीने के दाम क्यों नहीं मिलने चाहिए। इसलिए ये जो छोटे किसानों को ज्यादा आवश्यकता है, तो आज देश में सीलिंग के बाद में कोई बड़ा किसान है ही नहीं, तो आप किसकी बात कर रहे हो छोटा बड़े की। इसलिए आज देश में जितने भी किसान हैं सब 86.6% भारत सरकार की कृषि गणना के अनुसार ही छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी बात आज कर रहे हैं सब मिलके, उन्हीं की लड़ाई चल रही है। तो उनको एमएसपी दो ना। जब हम कह रहे हैं एमएसपी की खरीद वर्ष भर करो, खरीद ग्राम स्तर पर करो, किसी भी किसान को अपने गांव से बाहर नहीं आना पड़े। और आपने सही ट्रेंड बताया किसानों का, वो मंडी तक नहीं पहुंच पाता। अरे मैं जानता हूँ रामपाल जी, मैं देखता हूँ ना, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ कि जो 5 बीघे का काश्तकार है वो अपने नजदीकी किसी व्यापारी को बेच देता है, 2-4 क्विंटल जो बेच सकता है, और उससे वो पैसे को जो मिलता है अगली फसल के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करता है उसमें, बाकी फसल को वो अपने यहाँ संकलित कर लेता है। कभी कोई मुसीबत आती है तो वो अपने नजदीकी व्यापारी को बेच करके उस मुसीबत से लड़ने का काम करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो योगेश जी आप, स्थिति ऐसी है। तो ऐसे किसानों के लिए सरकार का संवेदनशीलता, ये तो जगह है, सरकार की संवेदना तो जगह है, सरकार की संवेदना जगह, तो ये तो एक दिन का काम भी नहीं है। ठीक, कभी भी अध्यादेश ला सकते हैं, अध्यादेश ले आओ ना, जैसे आप 5 जून को लाए थे अध्यादेश, ऐसे एक अध्यादेश और ले आओ। तो अध्यादेश लाने में सरकार को कहीं कोई समय की जरूरत नहीं है, किसी से कोई वार्ता की जरूरत नहीं है। ये जो सरकार बार बार कह रही है वार्ता नहीं कर रहे, मत करने दो ना वार्ता, तो कानून बनाना है, आप तो पूरे देश का राज आपके हाथ में दिया है ना, तो आप कानून बनाओ ना भाई, कौन रोक रहा है आपको। और हमने कहा जो 3 कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकृत किए हुए हैं, उनके संबंध में सरकार ने कहा स्वयं नहीं कि हम 1.5 वर्ष के लिए स्वीकृत करने को तैयार है, तो आप इसको नोटिफाई कर दो ना, या सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दे दो ना कि हम 1.5 वर्ष के लिए इनको स्वीकृत कर रहे हैं। आप वो भी नहीं कर रहे। जो आपने खुद ने कहा
वो भी नहीं कर रहे। जहाँ तक संशोधनों की चर्चा है, वो भी हमने कहा आप बैठ लो, वो भी कर लो, वो भी नहीं कर रहे। इसलिए सरकार तो केवल ऐसे आड़ ले रही है, ऐसी बातें कर रही है जिससे उनको करना कुछ नहीं पड़े और समय पूरा हो जाए। इसलिए ये चलने वाला नहीं, ये सरकार की सहजता नहीं, ये सरकार की संवेदनशीलता नहीं। इसलिए सरकार को जो किसानों ने बनाई है, उसको किसानों के प्रति, देश के प्रति संवेदनशील होना चाहिए योगेश जी। कि आपने जो बात कही बहुत दमदार बात है कि हमारा 5 बीघा का किसान क्या स्थिति होती है उसकी, उसकी सरकार क्यों नहीं देख रही कि उसको हम MSP देंगे, उसके पसीने का दाम देंगे। ये सरकार को करना चाहिए ना। और तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, तो आप भारतीय संविधान की सौगंध खाते हो मिनिस्टर बनने के पहले, प्रधानमंत्री बनने के पहले, तो आप अपनी सौगंध को निभाते क्यों नहीं? तो आप तो संविधान की निष्ठा की कहते हो, मैं शपथ लेता हूँ, आप शपथ लेते हो संविधान की निष्ठा की, पालना की, तो आप पालना कर क्यों नहीं रहे? ठीक, रामपाल जी ले लेते हैं जवाब, प्रदीप जी से ले लेते हैं। प्रदीप जी, आपको करना कुछ ना पड़े, समय बीत जाए, और समय बहुत कम बचा हुआ है अब चुनाव में। 5 राज्यों में जिस तरीके से आने वाले फिर कई राज्यों में चुनाव है, और इसके साथ ही आप पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं, वहां पर किसानों का आंदोलन इतना तूल नहीं पकड़े हुए, लेकिन अब जिन जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं बेहद तूल पकड़ता नजर आ रहा है किसानों का आंदोलन। और आज के बाद अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मैं बिल्कुल सुन रहा था रामपाल जी को, और कितना क्लियर साफ बोल रहे थे, गोल घुमा के बात को रख रहे थे टेबल पे, सुन रहा था बिल्कुल। अभी लास्ट टाइम जब चीजों की वार्ता शुरू बात होनी चाहिए, तो क्यों टिकैत साहब ने कह दिया कि भाई पहले 3 काले कानून रद्द करने की बात कीजिए, उसके बाद वार्ता होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब बुलाया जा रहा था तब, आज देखिए कितने स्पष्ट, कितने बढ़िया तरीके से अपनी बात को रखा रामपाल जी ने, अपनी बात भी रख दी, सारा इल्जाम सरकार को भी दे दिया और अपनी गलती भी निकाल दी, कोई गलती नहीं है। मैं सुना बहुत अच्छी तरीके से। सरकार ने खुद बुलाया दोबारा इन्हें कि बैठिए, मगर कानून रद्द होने के विषय में बात नहीं होगी, इस चीज के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं सुना बहुत अच्छा बताया उन्होंने, प्रधानमंत्री लेके 2016-17 सब कुछ सुना मैंने। और कभी ये नहीं बताएंगे शामली में जो जैसे मारे गए किसान या मध्य प्रदेश में किसान मारे गए, उसके विषय में नहीं बताएंगे। आज की लड़ाई नहीं है किसानों की, जब से देश आजाद हुआ है तब से लड़ाई है सरकार से, और किसी ने नहीं सुनी इनकी। अरे तो आप तो किसान को और उल्टे गोलियां इन पे चलिए, तो आप तो सुन लीजिए, अन्य सरकारें जो रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, उनको तो आप किसान विरोधी अभी भी बता रहे हैं कि किसान विरोधी थी। आप अपने आप को तो हितैषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसानों की सुनिए ना। तभी तो कह रहा हूँ 38 लाख लोगों से ऊपर के कम से कम लघु और जो किसान है उनका कर्ज माफ उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। 1 लाख करोड़ से ऊपर का उनका कर्ज माफ किया गया है। जो आप अभी 5 बीघे की बात कर रहे थे, आप गांव से आते, ठीक है, मैं भी गांव से आता हूँ, आपको ये भी बता दूं, जब गांव के अंदर से जो खरीदारी होती है वो भी किसान की शर्तों पे होती है। प्रदीप जी, आपको शायद पता नहीं है, पहली बार किसानों का कर्ज नहीं माफ हुआ है, पूर्ववर्ती सरकारें भी किसानों का कर्ज माफ करती रही हैं। और अगर सरकार ये सोच ले, ये निर्णय कर ले कि किसानों का कर्ज माफ करने का ही एक ये फैसला ये उचित होता है, क्योंकि चुनाव के दरमियान वो ये वादा करती है और वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए ये वादा करती है, इसलिए उनको ये करना पड़ता है। दूसरी बात, प्रदीप जी, बहुत कम शब्दों में एक सवाल ले लीजिए, बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। आप ही के सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि किसानों के दर्द को समझना चाहिए, किसान अपने ही बीज के खून है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल वरुण जी की बात बताई। वरुण जी को शायद सांसद है, बहुत भारी भरकम सांसद है, ये जो बड़ा जो बालकपन दिखाया बोलते हुए, ये भी सोचना चाहिए कि जो कानून बने, कृषि कानून बने हैं, वो किसानों के हित के लिए बने, और वो अज्ञानी है तो उन्हें पढ़ना भी चाहिए बैठ के, अगर नहीं है तो। चलिए, बढ़िया है, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने अपने सांसद को एक ज्ञानी बता दिया, और आप अपने सांसद को पढ़ाना शुरू करिए, क्लास लगाना शुरू करिए। और आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, और आज ये महापंचायत की शुरुआत हो गई है, ऐसे 18 महापंचायत का आयोजन अब उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी जिस तरीके से कहा कि उनके सांसद अज्ञानी हैं और उन्हें पढ़ने की जरूरत है और इसे समझने की जरूरत है, तो अब बात फिर एक सवाल यहीं पर छूटता है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी में भी दो मत है? क्योंकि नेताओं के लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उससे तो यही साबित होता है।